अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वार्म वेलकम इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स हमें वार्म वेलकम की जरूरत है। सुबह सुबह मेरी अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी और मुझे लगा कि वो जो लास्ट 2-3 दिनों से पोस्ट कर रही हैं उसमें काफी उदासी झलक सी रही है। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा भाईजान हलवाल सब कुछ ठीक है, इज एवरीथिंग ओके? मैंने कहा यार इस दफा कुछ वैसे भी सर्दियों में आपका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन इस दफा जो स्मॉग है, जो इतनी ग्रेनेस है, उसकी वजह से शदीद तरीन डिप्रेशन हो रही है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वेज टू चेयर योरसेल्फ, आप इसके दिन में कोई ना कोई ऐसी छोटी सी चीज जरूर करें जो आपको चेयर अप करे, जो आपको वार्मथ का इजहार करे आपके लिए। मैं पर्सनली ये करती हूँ कि आई ट्राई टू वेयर वार्म कलर्स, जैसे कि आज भी आप देख रहे हो। कल तो खैर मैंने सफेद स्वेटर पहना हुआ था बिकॉज आई लव विंटर वेयर। देखें कराची में तो हमें बहुत कम विंटर्स मिलती हैं, बट थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं ऑन माई फेसबुक एंड ऑन माई इंस्टाग्राम। आपने हाल ही में मैंने एक ब्लू विंटर कोट पहना, उसको बहुत पसंद किया एंड यू वुड नॉट बिलीव इट, इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, इट्स कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान। इट्स अ ब्रांड कॉल्ड ज़ाइडगाइस्ट, जो कि लाहौर में रहने वाले लोग उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। दे मेक कस्टम मेड सूट्स एज वेल, लेकिन इनके पास वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज ऑफ विंटर कोट्स मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि दे आर ऑल्सो इन कराची। वैसे तो आप ऑनलाइन अगर शॉप करें तो आपको दुनिया की किसी भी जगह पे आप ऑर्डर कर सकते हैं और इनका कोट आप तक डिलीवर किया जाएगा। उसकी जो चार्जेस होंगी कोरियर करने की वो ये आपको बता देंगे। बट इन कराची इज वेल दे आर स्टॉकिंग राइट नाउ एट द डॉल्मेन मॉल। आप वहां पे जाके इसकी जबरदस्त वैरायटी देख सकते हैं। बाय द वे मुझे लगा कि टीवी के हिसाब से ब्लू कोट ज्यादा हो जाएगा, तो इस पूरे हफ्ते जो आप ओवरऑल्स और ये निट वेयर मुझे पहना हुआ देखेंगे, दिस इज ऑल्सो बाय ज़ाइडगाइस्ट। अच्छा जी भाइयों, चला दो जरा ज़ाइडगाइस्ट की तमाम डिटेल्स, इनका वेबसाइट, इनका नंबर थ्रू आउट द प्रोग्राम आप लोग देखते रहेंगे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इलेक्शन, पहले बल्दियाती निजाम पे बात हो रही थी, अब बल्दियाती इलेक्शन जिसमें हुक्मरान जमात यानी पीटीआई को खातिर ख्वाह कामयाबी जिसकी वो उम्मीद लगा रहे थे नहीं हुई, और इसके बाद हमने देखा कि शिबली फराज साहब ने तमाम का तमाम मलबा अपनी ही पार्टी पे डाल दिया। यानी इस शिकस्त की वजह उसने किसको और किस चीज को करार दिया, आइए देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। होम ग्राउंड में शिकस्त के बाद गुजरा की आंखें खुल गईं। किसी ने इख्तिलाफात को वजह करार दिया तो किसी ने महंगाई को जिम्मेदार ठहराया। विफाकी वजीर शिबली फराज बोले, हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहां दम था। पार्टी टिकट किसको मिला उसके मुकाबले में और खड़े हो गए। तो अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई न होती तो मेरा ख्याल है कि हम आसानी से 14 में ले सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अभी नतीजे आ भी रहे हैं। 10-12 तो इंशाल्लाह हमारी है ही हैं, जो कि बुरा नतीजा नहीं है, बहुत अच्छा। डिप्टी स्पीकर केपीके असेंबली महमूद जान और सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने पार्टी रहनुमाओं पर ही इल्जामात की बारिश कर दी। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, वो कुछ लोगों के लिए अपने मकासद के लिए वो पिट गए हैं, उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। शौकत यूसुफजई ने हार की वजह महंगाई को करार दिया। वो कहते हैं धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। हम तो किसी किस्म के दार, हमने तो साबित किया है। देखिए महंगाई है, बिल्कुल पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पहली बार हुकूमत ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं कि आपसी इख्तलाफात का खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, लेकिन हम अक्सर बात करते हैं एंड दिस इज समथिंग माई इकोनॉमिक्स प्रोफेसर टॉट मी बैक इन कॉलेज। उन्होंने कहा जब आप इक्तिसादियात की बात करें, जब आप पॉलिटिक्स की बात करें, इसमें 80% परसेप्शन है और 20% रियलिटी है। कई दफ़ा ये बहस हमारे घर में भी होती है। मेरी वालदा के खास बड़े स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल व्यूज हैं, तो अगर आप उनको कहें कि जी ग्राउंड पे लोगों के तासुरात बदल रहे हैं, उनका दुनिया को देखने का अंदाजा, और खास तौर पे जो ये महंगाई से रिलेटेड उनके सेंटिमेंट्स हैं, गैस शॉर्टेज को लेके जो सेंटिमेंट्स हैं, पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है नीचे आती है, सिर्फ ये कह देना कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है या महंगाई इस वजह से है गुज़िश्ता हुकूमतों की करप्शन है। आई थिंक कि इस आर्ग्यूमेंट की एक लाइफ होती है, इसकी एक जिंदगी होती है। थोड़े अरसे के बाद
जब ये तकलीफ बढ़ जाती है अवाम की और अवाम के लिए मुश्किल हो जाता है, तो सिर्फ इस आसरे से, सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बहलाना मुश्किल हो जाता है। यकीनन पाकिस्तान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहाँ पे हुकूमत साजी करना, हुकूमत के लिए पॉलिसीज बनाना, आए दिन आपके पास बहुत सारी रुकावटें हैं जो कि सियासी भी हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बदलता हुआ जो सेंटिमेंट है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक हुकूमत के लिए होती है कि ग्राउंड पे जो आपके हल्के हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं और जो आपके फॉलोअर्स नहीं भी हैं, वो आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, उन ख्यालात को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सख्ती से, तकलीफ से गुजर भी रहे हैं, अगर आप उनको बावर करा दें, और ये हमने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देखा है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मेरे ख्याल में सबसे अहम वजह जो मैं बार बार कहती हूँ कि नया पाकिस्तान हम सब ने इमेजिन किया था कि एक हुकूमत अगर बन जाएगी तो हम सबको तिश्तरी में रख के पेश कर दिया जाएगा। अगर हम वाकई हामी थे एक नए पाकिस्तान की, जहाँ पे सिस्टम की तमाम तर खामियों को दूर करना है, उनको बेहतर करना है, चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे, बल्कि ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती थी। अनफॉर्चुनेटली हमें इस इक्वेशन से बाहर रख दिया गया, रसाई कोई नहीं थी, और दूसरा ये कि जो पॉलिसीज बनी यकीनन शॉर्ट टर्म में उससे हमारी तकलीफों में इजाफा हुआ है। अब देखना यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस सिनारियो को कैसे देख रही है और किस तरह, क्या इसको अपनी बहुत बड़ी फतेह मान रही है, क्या उनको भी लगता है कि दिस इज जस्ट अ मोमेंटम, ये एक खास हल्के की बात है, ये खास बल्दियाती निजाम की बात है, और आपसी इख्तिलाफात जैसे कि शिबली फराज साहब ने कहा उससे फायदा हुआ है, या वाकई अवाम के सेंटिमेंट टुवर्ड्स पीटीआई बदल रहे हैं। आइए देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान इस बारे में क्या कहते हैं। इस बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद उन्होंने क्या कहा, लेट्स टेक अ लुक। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं है तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो। मरकजी क़ियादत है वहाँ पे, मौलाना ओवैस नूरानी साहब, वो सिंध की पीडीएम की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए मुशावरत हो सके। आप क्या समझते हैं, ये वक्ती सेटबैक है पीटीआई के लिए, जहां पे उन्होंने गुज़िश्ता 2 हुकूमतों से केपीके में हुकूमत बनाई है? क्या अवाम का सेंटिमेंट बदल रहा है? अ लॉट ऑफ पीपल जो कराची से ट्रैवल करके वहां पे जाते हैं गुन गाते नजर आते हैं जी केपी में सूरत हाल के। वहां पे लगता है कि लोगों का पुलिस पे एतमाद बढ़ा है, सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर हैं, शहर में आपको रौनक और तब्दीली नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है इन नताइज की? क्या ये वाकई आपसी इख्तिलाफात हैं, पॉलिटिकल अपसेट है, या वाकई लोग चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं? अच्छा, दूसरा ये भी जो हम अक्सर कहते हैं कि केपी में पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है, यानी अगर पीटीआई को वहां पे आपने शिकस्त देनी है, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान अभी कह रहे थे कि उनकी जमात सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, तो वो एक्चुअली जुड़कर वहां पे सियासत करना चाहती है, वो लम्हे बा लम्हे की खबर रख रही है। अच्छा, और अक्सर मुझे ये सिनेरियो बलूचिस्तान और सिंध में नजर नहीं आता। एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा खला है सियासी तौर पर, लेकिन कोई भी जमात एक्चुअली ग्राउंड पे काम करके इस खला को पूर्ण नहीं करना चाहती। हाल ही में जिस तरह के हम बात कर रहे थे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स वफाकी हुकूमत ने डिलीवर किए हैं, जिसमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, महमूदाबाद नाले की रीवैम्पिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हम समझते हैं कि 1-1.5 साल के बाद होने वाले इंतखाबात में पीटीआई गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह यानी 2018 की तरह कामयाबी ले पाएगी? क्या उतनी ही नेशनल असेंबली की सीटें यहां से जीत पाएगी? क्या वाकई कराची वालों की, सिंध की, शहरी सिंध की उन्होंने आवाज सुनी है? सिर्फ ये कह देना कि जी सूबाई हुकूमत से हमारी बनती नहीं है, या सूबाई हुकूमत तरक्की की राह में रोड़े अटकाती है, या ये चोर हैं, डाकू, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, क्या ये वाकई मुखलिस अंदाज है पॉलिसी मेकिंग का फॉर द पीपल ऑफ सिंध एज वेल? केपी सिंध हर जगह से परेशानियां तो हैं, खान साहब को इसका नोटिस भी लेना पड़ेगा और इसको मेरे ख्याल में हल करने के लिए तगोदौ भी करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक दफा फिर हम ब्लेम गेम देख रहे हैं। शिबली फराज साहब का जो तज्जिया है वो ठीक है, वो अपनी खामियों की तरफ या जो कोताहियां, जो गैप्स उनको नजर आए उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे ये लगता है कि ये ब्लेम गेम की शुरुआत है। सिर्फ एक दूसरे पे ताने कसना, उंगली उठाना कि जी फलाना शख्स ने बात नहीं मानी, पार्टी डिसिप्लिन को लेकर नहीं चले तो यारा 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 ये हो गया, ये काफी नहीं है। देखना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड पीटीआई क्या कर रही है, साथ को लेकर कैसे चलती है और इनका एक एक्चुअली नजरिया क्या है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ा क्लियरली बात करती है मुफाहिमत की सियासत की. दे ट्राई टू बिल्ड रिकन्सिलिएशन ग्राउंड्स. ऑल्दो ये और बात है कि वो समझती है कि सिंध में उनको दीवार से लगाया जा रहा है और वहां पे गुफ्तगू नहीं की जा रही. देयरफॉर आपने देखा कि बल्दियाती निजाम को लाने में, नया जो बिल पास कराने में उन्होंने अपनी अददी अक्सरियत का सहारा लिया. लेकिन क्या पीटीआई अपना कोई ऐसा खास विजन दे पाती है? यानी उनका पॉलिटिकल जो नारा रहा है वो तो करप्शन को खत्म करने का, अदलो इंसाफ को प्रोवाइड करने का है, लेकिन इसके अलावा व्हाट इज द लार्जर विजन? इस नए पाकिस्तान के खदो खाल मजीद और बताने पड़ेंगे अवाम को. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे. बल्दियाती निजाम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, हमारे साथ मुस्तफा कमाल साहब होंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह सूरत हाल सिंध में आगे बढ़ रही है. एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक.